बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की महंगाई से सताई हुई कौम को अस्सलाम वालेकुम। खैरियत में दरियाफ़्त करने की पोजीशन में नहीं हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है महंगाई ने बुरा हाल किया हुआ है। एकदम पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा, और फिर उसके बाद अब तो लगता है कि पैदल चलना भी शायद जो है वो मुश्किल हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन पे भी लगता है कि अब टैक्स लगा दिया जाएगा। एक तरफ तो महंगाई ने परेशान किया हुआ है, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो फेक न्यूज़, अफ़वाहें और मतलब तरह तरह की जो है ना वो बेबुनियाद किस्म की ख़बरें फैलाई जाती हैं, और उसके लिए जो है ना वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज़ किया जाता है, जिसको जो आजकल तो मतलब बिल्कुल आसान है ना, और हमारा दिमाग है और फिर ऊपर से पाकिस्तानी सोच है, तो वो जो नेगेटिव चीज़ जो होती है वो सबसे पहले हम जो है ना उसको फॉरवर्ड करने की करते हैं। हालांकि हदीस भी है कि जब तक किसी भी ख़बर की तस्दीक ना हो जाए उसको आगे नहीं फैलाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद हम जो है ना वो पता नहीं अपनी तरफ से तो गपशप कर रहे होते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली जो है ना वो हम जो है वो फेक न्यूज़ को या एक गलत ख़बर को या गैर तस्दीकशुदा ख़बर को आगे फैलाते हैं। अब इसकी एक ज़िंदा और जावेद मिसाल मैं दूँ। गुज़िश्ता दिनों मेरा एक दोस्त यूके में मुकीम है, उसके वालिदैन वगैरह जो है या अस्करी में रहते हैं, तो 14 अगस्त में मेरा वहाँ जाना हुआ। फ़ोन किया उसने कि यार आओ गपशप करते हैं। तो मैंने कहा कहाँ आना है? तो बोला यहाँ अस्करी में जो है ना मैं रहता हूँ। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा यार अस्करी में तो ज़्यादातर मतलब ज़्यादातर क्या रहते ही फ़ौजी हैं, अस्करी हो गया या दूसरी जो इस किस्म की फ़ौजी कॉलोनीज़ हैं, तो उनमें तो फ़ौजी रहते हैं, तो तुम लोगों का वहाँ पे क्या काम है? वो बोलते भाई हम तो 20 साल से जो है ना यहीं पे मुकीम हैं। और मैंने बोला इट्स रियली सरप्राइजिंग, क्योंकि हमने जो प्रोपेगेंडा सुना हुआ है या जो सुनते हो तो अक्सर यही है कि जी फ़ौजियों ने कॉलोनियाँ बना ली और अस्करी कॉलोनी बनाई हुई है और डीएचए है और सारे फ़ौजी यहाँ मुकीम है। तो मैंने कहा नहीं, मैं फिर जाना मेरा इश्तियाक हुआ, मैंने कहा जाता हूँ, मैं देखूँ क्या सिलसिला क्या है। बहरहाल वहाँ पे पहुँचा तो वो इंडिपेंडेंस डे की कुछ सेलिब्रेशंस भी हो रही थी। अभी मैं आपको एक दो लोगों से फिर मैंने वहाँ पे बात भी की, तो उनके भी अभी गुफ्तगू आपको सुनाता हूँ। लेकिन लुब्बे लुबाब जो है ना वो ये निकला कि जी बेबुनियाद किस्म का प्रोपेगेंडा है। इसी तरीके से आप देखें कि फ़ौजी फर्टिलाइज़र हो गया या फ़ौजी सीमेंट, अब वहाँ पे सारे के सारे कोई फ़ौजी थोड़ी बैठे हैं, सिविलियंस भी वहाँ पे काम कर रहे हैं। इसी तरह कई ऐसे सिविलियन इदारे हैं जहाँ पे फ़ौजी हैं, कई ऐसे फ़ौजी इदारे हैं जहाँ पे सिविलियंस हैं। तो मतलब क्यों इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं कि ये फ़ौजी है, ये सिविलियन है? मेरे ख़्याल में ऑल आर पाकिस्तानीज़, और मेरा नहीं ख़्याल है कि हमें इस किस्म के प्रोपेगेंडे के ऊपर जो है ना वो ध्यान देना चाहिए। लेकिन अब अवाम में बिक रहा है ये प्रोपेगेंडा, पता नहीं किस तरह जो है ना वो एक नेगेटिविटी को जो है ना वो क्रिएट कर दिया गया। नेगेटिविटी हमारे जहनों में इस तरह भर दी गई है कि मतलब कोई भी बात हो तो सबसे पहले जो है ना वो हमारा ध्यान जो है वो उसके नेगेटिव और मनफी पहलू की तरफ जाता है। तो पहले तो ये आप ज़रा क्लिप्स देखें जहाँ जो मेरे अस्करी कॉलोनी में जो मेरी बात हुई, और उसके बाद आगे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। नहीं, यहाँ पर दोनों है, फ़ौज के भी हैं, सिविलियंस भी हैं यहाँ पर, और प्लस यहाँ पे क्योंकि कम्युनिटी क्लब है, ये ज़्यादातर अब सिविलियंस हो गए हैं यहाँ पर। एक अब तो इतने नहीं हैं, आर्मी पर रिटायर्ड होंगे या ये कि, लेकिन अब सिविलियन ज़्यादा हैं। तो प्लस ये कि यहाँ पे क्लब है, तो उसकी वजह से भी लोगों का काफ़ी कम्युनिकेशन रहता है एक दूसरे से, और पार्टीज़ और ये सब कुछ सोशल लाइक सोशल लाइफ है काफ़ी, क्योंकि यहाँ पे आप इतनी सिक्योरिटी है कि आप रात में भी वॉक कर लेते हैं और गार्डन में बैठ जाते हैं। मैं तो सिविलियन ही मेरा बैकग्राउंड है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो कोई ऐसी इसमें कोई तफरीक महसूस नहीं होती। जो फैसिलिटी सबको अवेलेबल है, हमको भी अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यानी सिविलियंस भी और माशाल्लाह जो उसमें फ़ौज से जिनका ताल्लुक़ है वो सब साथ ही रहते हैं। दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल जा जा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, आपने देखा तो ये इस वक्त सिचुएशन है, और यही जो है ना मेरा भी आपसे कहना था कि किसी भी किस्म की इस ऐसी ख़बर जो कि बेबुनियाद हो या जो प्रोपेगेंडा हो उसका हिस्सा हमें नहीं बनना चाहिए, बल्कि उसकी कम से कम तस्दीक कर लेनी चाहिए, ख्वाह वो किसी से भी ताल्लुक़ रखती हो, किसी भी मज़हब, ग्रोह, फ़िरके या पार्टी से ताल्लुक़ रखती हो। वन शुड फर्स्ट जो है ना वो उसको तस्दीक करें। और आज से जो है ना हमें यह अहद करना पड़ेगा
कि उस वक़्त तक हम अपनी कोई भी न्यूज़ अपनी पेज पे नहीं लगाएंगे या किसी को फॉरवर्ड नहीं करेंगे जब तक कि उसके सही होने का सबूत ना मिल जाए। प्रोग्राम का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ जो आज मेहमान हैं वो हैं एहसानुल हक बाजवा साहब, PMLN के MNA रह चुके हैं अभी हाल ही में। इनसे हम बात करेंगे। अपने हलके में तो ये काफ़ी पॉपुलर हैं, तो ज़रा पूछते हैं इनसे कि क्या PMLN इस वक्त इलेक्शन की तैयारियों के सिलसिले में कर रही है। वेलकम टू द शो बाजवा साहब। थैंक यू वेरी मच अकमल चौधरी साहब। क्या बाजवा साहब, आप जो है ना वो हलके में जो है वो अपने काफ़ी मशहूर हैं और सुना है कि काफ़ी काम वगैरह आपने कराए हैं अपने हलके में, तो ज़रा हमारे नाजरीन को एक तो बताएं और दूसरा ताकि दूसरे हमारे जो MNAs हैं वो भी थोड़ी सी इंस्पिरेशन इससे हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अकमल चौधरी साहब। मैं समझता हूँ कि मैं 2013 में पहली दफ़ा MPA बना था, तो मैंने अपने इलाके में बहुत ज़्यादा काम करवाया था। मैंने पूरे शहर की ड्यूलाइजेशन रोडें बनवाई थी और कोई 1.5 अरब रुपए का सिटी पैकेज था जो सीवरेज का वो करवाया था और तमाम रोड जितनी रोड थी मेरे शहर की वो मैंने ड्यूलाइजेशन करवाई थी, कारपेट करवाई थी। फिर हॉस्पिटल को मैंने अपग्रेड करवाया था, आर्थोपेडिक वार्ड बनाया, कार्डियोलॉजी वार्ड बनाया। आप तहसील लेवल पे THQ में ये बहुत काम होता है सर। फिर मैंने 1122 लेके आया, थाना बी डिवीज़न बनाया। अपने शहर के दोनों साइड पर मैंने बहुत बड़े गेट बनवाए आलीशान कि शहर की खूबसूरती बन सके। तो इसके अलावा मैंने कोई तकरीबन 400 किलोमीटर के रोड बनवाए थे, जो कारपेट रोड थे, जो मेरे इलाके में मुख्तलिफ जगहों को टच करते थे। तो इसलिए मैंने अपने इलाके में बहुत काम करवाया था। अब MNA बन के भी मैंने अभी 1 साल आप समझ लें या 13-14 महीने मुझे मिले हैं, तो मैंने 10 अरब की एक रोड मोटरवे मंजूर करवाई है, चिश्तियाँ से डारावाला और हरुणाबाद को जो टच करती है। 10 अरब रुपए का ड्यूलाइजेशन रोड, डबल ड्यूलाइजेशन रोड बनवाया है, दरमियान में उसके ग्रीन बेल्ट होगी, दोनों साइड पे 25 फुट का रोड होगा। और लोकल मैं बहुत ज़्यादा बजट लेके आया हूँ, जो मियाँ शहबाज शरीफ से डायरेक्ट लिए हैं, जिसके ऊपर अभी मोस्टली काम प्रोजेक्ट पे शुरू हो चुका है। 450 गाँव को मैंने बिजली सप्लाई की है। एग्रीकल्चर के हवाले से बताएं, क्योंकि बेसिकली तो आपका जो एरिया है वो ज़रई रकबा ज़्यादा है, तो ज़राअत के हवाले से आपने क्या वहाँ पे ख़ास इक़दाम किए हैं? ज़राअत मैंने काफ़ी किसानों को, जो बड़े किसान थे, उनको सोलर पर उनको ट्यूबवेल करवा के दिए हैं और पानी जो है मैं पहले जो हमारा पानी कट हो गया था, वो पानी भी अपने डिस्ट्रिक्ट का पूरा करवा के दिया है। मेरी असेंबली की स्पीचेज़ निकाल कर देख लें, उसमें आपको हर चीज़ नज़र आएगी सर। अच्छा, आप जो है वो अपने हलके में इलेक्टेबल भी माने जाते हैं, ऑल्दो कि आपका ताल्लुक जो है वो PMLN से है। लेकिन पिछले जो बाई इलेक्शन हुए हैं सूबाई असम्बली के, तो उसमें जो है वो आपके भाई वो हार गए थे, तो उसकी क्या वजह हुई थी? मैं समझता हूँ नहीं, उसकी हारने की वजूहात 2 थी। एक तो PTI का बहुत बड़ा बॉम्ब था उस वक़्त, जो अरूज था ना, वो PTI का एक अरूज चल रहा था। और दूसरी वजह ये थी कि मैं समझता हूँ कि हमने अपनी कोशिश भी पूरी की। वहाँ से मैं अपना MNA का जो इलेक्शन इस PP से मैं जीता था, तकरीबन 35,000 की लीड से जीता हुआ था। तो मैं समझता हूँ कि वोट बैंक भी हमारा बड़ा था। उस वक़्त जो मेरे नीचे MPA था वो 44,000 उसने वोट लिया, अब हमने 50,000 वोट लिया था। तो मैं समझता हूँ कि ये PTI का एक बहुत बड़ा बॉम्ब था या अरूज था। इस वजह से उसका एक बयानिया चल रहा था कि जिस वजह से उनकी जीत हुई। बाकी तमाम बरादरियाँ, तमाम पार्टियाँ मेरे साथ खड़ी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरे मुकाबले में एज़ ए MNA का कैंडिडेट कोई भी डिक्लेयर नहीं हुआ किसी पार्टी से। अभी तक ना कोई मेरे सामने आ रहा है, इंशाल्लाह आएगा भी कोई नहीं। मेरे अपने हल्के में बहुत मजबूत ग्रिप है। अच्छा, ये पिछली जो आपकी ये जो 1.5 साल की हुकूमत थी, उसमें अगर आप देखें तो महंगाई में बेतहाशा इजाफ़ा हो गया और लोगों ने जो है ना वो कानों को हाथ लगा लिए। तो इस गुज़िश्ता कारकर्दगी के बावजूद आप अगले इलेक्शन में अब क्या बयानियाँ लेके जाएंगे और गुज़िश्ता जो बैड गवर्नेंस थी और जो कुछ भी हुआ है उसकी ज़िम्मेदारी आप किसके ऊपर डालेंगे? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि ये जो भी करता-धरता था, हमने तो रियासत को तरजीह दी या सियासत को तरजीह नहीं दी। मियाँ नवाज़ शरीफ ने और साबका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सियासत को तरजीह नहीं दी, रियासत को तरजीह दी है। हमने अपनी सियासत को ज़रूर डेंट डलवाया है,
लेकिन हमने मुल्क बचाने के लिए ये मुल्क की बागडोर संभाली थी। दूसरी बात ये है, ये किया धरता तो सारा पीटीआई का, नून लीग का था, पीटीआई का था, इमरान खान का था, जिसने, मैं समझता हूँ कि जो गलत मुआदे आईएमएफ के साथ गलत मुआदे किए और गलत मुआदों की जो नुकसान हुआ हमारे मुल्क को हुआ, और ये जैसे आपको ये है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाए, ये साजिशें करता रहा। सी पैक पर इसने काम रोक दिया था। मैं समझता हूँ मुल्क में दहशतगर्दी का आगाज़ इसने करवा दिया था, और जो ये साजिशें करता रहा है, ये सारा तो इसके खाते में जाता है। हमारा कोई इतना कसूर नहीं था। हमने तो फिर दोबारा जाके मुल्क को दोबारा पाँव पर खड़ा कर दिया है, और जो मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा था, डिफ़ॉल्ट होने से बच गया। ये मैं समझता हूँ मियाँ शहबाज शरीफ की और मोहतरम साहब डार साहब की शब-ओ-रोज़ की एक मेहनत है। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है और ब्रेक के बाद जो है वो दोबारा जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, सुनने में आ रही हैं खबरें कि इलेक्शन भी जो है ना शायद 6 महीने आगे हो जाएं, और मतलब फरवरी तक कहीं जाके जो है ना वो है। तो पीएमएलएन को क्या सूट करता है कि मतलब 3 महीने में इंतखाबात हो जाएं या 6 महीने में इंतखाबात हो जाएं? तो इस हवाले से आपका अपने हलके में जो है वो आपकी पोजीशन के ऊपर क्या असर पड़ेगा? जल्दी इलेक्शन होने चाहिए या डिले होने चाहिए? अकमल साहब, मैं समझता हूँ कि आइन के मुताबिक तो 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, और हकीकत ये बात है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चाहती है कि एज़ सून एज़ पॉसिबल जल्द इलेक्शन हो जाएँ। लेकिन ये जो डिजिटल मरदमशुमारी हुई है ना, इसके तनादर में सब पार्टियां ये सोच रही हैं कि जी अभी नया इलेक्शन जो है डिजिटल मरदमशुमारी के तहत होना चाहिए, हल्का बंदियां दोबारा होनी चाहिए। तो इस वजह से इलेक्शन जो है ना ये डिले होते नजर आ रहे हैं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम तो कहते हैं कि एज सुन एज पॉसिबल इलेक्शन हो जाए, और हम इलेक्शन के लिए हर वक्त तैयार हैं। अच्छा, ये तो हो गया हल्के की बातें और महंगाई की और पीडीएम की बातें। अब ये बताएं, इंटरनली जो है वो मरीम नवाज़ बमुकाबला शहबाज शरीफ साहब, तो इन दोनों में आप किसको वोट देंगे या किसको प्रीफर करेंगे? बात ये है कि सीनियर क़यादत शिप जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ के पास है, और कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं। जो मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का हुक्म होगा, हम उस पे ओबे करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, केयर टेकर गवर्नमेंट में जो है ना वो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि जिलानी साहब जो है वो वज़ीर आज़म बनेंगे, और पीएमएलएन भी जो है ना वो बड़ी इस हवाले से मुतमईन दिखाई दे रही थी। तो आपको ये जो मतलब अचानक से काकड़ साहब का नाम सामने आ गया और कैबिनेट भी बिल्कुल इस किस्म के जिनका अपेरेंटली कोई बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल वाबस्तगी नहीं है, तो इससे आपको झटका तो लगा होगा? देखिए जी, आपकी बात अपनी जगह पर है। हमें ना कोई करंट लगा है, ना कोई झटका लगा है। हमने तो अपने हाथों से बनाया जी। अगर मियाँ शहबाज साहब एग्री ना होते, तो ये तो पहले काफ़ी दिन पार्टी के अंदर बात चल रही थी। तो वो बिल्कुल काकड़ साहब की आप पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लें, उनकी जो है सेनेट में स्पीचेज़ सुन लें, तो वो बड़े फेयर आदमी हैं, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हैं, ग्रेट मैन हैं। मेरे तो उनसे बड़े एक अच्छा रिलेशन भी है, तल्लक भी है। पार्टी से हटकर भी एक अच्छा तल्लक है। मैं समझता हूँ कि वो अच्छे आदमी हैं, और मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने साहबज़ार अपने हाथों से बनाया, और सीनियर क़यादत से राब्ता करने के बाद ही हर एक नाम फाइनल होता है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का नाम फाइनल हुआ है। हमें कोई झटका नहीं लगा, बिल्कुल हम 100% मुतमिन हैं। अच्छा, मौजूदा निगरान हुकूमत है और ख़ुसूसन वज़ीर-ए-आज़म काकड़ साहब से आप क्या तवक्कुआत रखते हैं इलेक्शन के हवाले से बिलख़ुसूस? डॉक्टर साहब, मैं आपको बड़ी बात क्लियर बता दूँ, चीखें तो पीटीआई की निकलेंगी। पीटीआई ने जो 9 मई का, मैं समझता हूँ कि मुल्क पर हमला किया है, जो 9 मई की काफ़ी है पीटीआई के लिए, वो ही काफ़ी है। डॉक्टर साहब, वो उनकी जान नहीं छोड़ेगा 9 म जिस तरह वो उन्होंने कोर कमांडर हाउस पर हमला किया, तनसीबात पर हमला किया, क़ायद-ए-आज़म की रहायशगाह पर हमला किया, हमारे जहाज़ों को छोड़ दिया, हमारे शहीदों के जो उनके शहीदों का एक बना हुआ था, उनके ऊपर हमला किया। तो मैं समझता हूँ वो 9 मई से बाहर नहीं आएँगे। हम बिल्कुल सैटिस्फाई हैं, हम मुतमिन हैं। काकड़ साहब के आने से बिल्कुल सैटिस्फाई हैं। काकड़ साहब मुल्क को आगे लेके चलेंगे,
और वो कोशिश करेंगे एज सून एज पॉसिबल इलेक्शन हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया एहसानुल हक बाजवा साहब। नाज़रीन, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है रऊफ़ सिद्दीकी साहब ने, MQM पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा है। अच्छा, वेलकम टू द शो रऊफ़ सिद्दीकी साहब। हाँ, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। सर ये बताइए, MQM जो है वो इलेक्शन के नज़दीक आते ही जो है ना वो अपोजिशन में आ जाती है, इससे पहले जो है ना वो इत्तेहादी रहती है, तो ये बात कुछ मेरी समझ में नहीं आ रही है। अब जैसे सिंध में जो है ना ये अपोजिशन में है, वहाँ पे इत्तेहाद में थे, तो सर ये क्या फ़लसफ़ा है? नहीं, ये तो बिल्कुल साफ़ सुथरी बात है कि हम जब इक़्तिदार में होते हैं तो हर अच्छे काम की हम तारीफ़ करते हैं, और जो आवाम के लिए नुकसानदेह बात होती है या आवाम के लिए तकलीफ़ की बायस होती है तो हम इक़्तिदार में रहते हुए उसको तनक़ीद भी करते हैं। तो लोग उसको इस तरह समझ रहे होते हैं कि हम एट द सेम टाइम इक़्तिदार में भी हैं और हज़्ब इख्तिलाफ़ में भी है। देखिए, हम इत्तेहादी होते हैं, हम कोई मर्जर नहीं है कि हम बिला वजह के लिए हिमायत करते रहें, चाहे कुछ भी हो। जैसे अभी सूरत हाल बनी है कि पेट्रोल का जो इतना हैवी इन्होंने चार्जेस बढ़ा दिए हैं और कीमतें बढ़ा दी हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि हम 100% हुकूमत में भी होते तो हम तो अव्वल तो बढ़ने भी नहीं देते, लेकिन हम अपोज तो करेंगे ना। हम कोई डिक्टेशन लेके इमला लेकर हुकूमत की कासलेसी थोड़ी करेंगे। लेकिन उसूली बात यह है कि हम इक़्तिदार में होंगे तो अच्छे काम होते रहे, हम इक़्तिदार में नहीं भी हैं तो अच्छे काम पर हम सूबाई हुकूमत को भी। और रऊफ़ भाई, थोड़ा सा ज़रा इन अच्छे कामों को थोड़ा सा डिफ़ाइन भी कर देना कि मसलन कौन कौन से अच्छे काम हैं जो आपने किए हैं, कौन कौन से अच्छे काम नहीं हैं जो आपने जिनका सपोर्ट नहीं किया, जिनको नहीं, जो हमने अच्छे काम किए, या आप ओवरऑल बात कर रहे हैं? नहीं, जो आपकी वजह से अच्छे काम हुए हैं। नहीं, हमारी वजह से काम थे। मिसाल के तौर पे IT की मिनिस्ट्री में उठा के आप देखें कि उस यानी ये एक बिल्कुल फरमाइशी मिनिस्ट्री होती थी। इसके अंदर इसमें कोई डाउट नहीं कि हमारे साथ साथ और भी पाकिस्तान के बेहतरीन टेक्नोक्रेट उसके अंदर इन्वॉल्व रहे, तो उसके अंदर हमने काम को आगे बढ़ाया। लेकिन जाहिर सी बात है उतना नहीं बढ़ा सके जितना हम बढ़ाना चाहते थे। मिसाल के तौर पे गवर्नर सिंध ने जो एक धेला खर्च किए बगैर IT का इतना बड़ा एक जो टेस्ट कराए जा रहे हैं और जो 1 साल का कोर्स कराया जाएगा, जो लाखों जिसकी फ़ीस है और फ्री ऑफ कास्ट वो करा रहे हैं, तो ये इसके अलावा भी दीगर काम है। लेकिन ओवरऑल तो पाकिस्तान में तो कहीं पर भी कोई काम नहीं हो रहा, माँ सिवाय ऊपर की पॉलिसीज़ के ऊपर कि पाकिस्तान जिस शदीद माशी बहरान का शिकार हुआ था कि पाकिस्तान बैंक करप्ट होने जा रहा था, डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था, उस वक्त तो हमें स्ट्रेंथन करना था वफाकी हुकूमत को कि बहुत सारे ना चाहने के बावजूद भी हमें हिमायत करनी थी, क्योंकि सबसे पहले तो पाकिस्तान को इस मुश्किलात से निकालना था और सियासत उसके बाद शुरू होती है और बाकी बातें उसके बाद शुरू होती हैं। तो अवाम ने भी और कौम ने भी, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बोझ उठाया और पाकिस्तान को उस ख़तरनाक वक्त से निकाल के लाके खड़ा कर दिया। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है और ब्रेक के बाद जो है वो दोबारा जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कराची के हवाले से ये गुज़िश्ता बल्दियाती इंतखाबात में MQM पाकिस्तान ने बायकाट किया, तो इसका कहा यह जाता है कि ये जो है ना एक किस्म की पीपल्स पार्टी को फेवर दी गई थी। आवाम में जो है ना अक्सर ये बात मैंने अक्सर लोगों से सुनी है, तो इसको आप किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे? अच्छा, पिछली दफ़ा जब हमने बायकाट किया था तो जमात इस्लामी जीत गई थी, तो आपका क्या ख्याल है कि हम जमात इस्लामी को सपोर्ट कर रहे थे? देखिए, ये एक प्रिंसिपल और एक उसूली बात थी कि जितनी भी डिलिमिटेशन की गई थी वो तासुब की बुनियाद पे की गई थी और अपने लिहाज से जिसके ऊपर हमारे हाई कोर्ट में भी केस चला और सुप्रीम कोर्ट तक हम गए कि 70 UC जो थी, यानी 1 लाख की एक कॉन्स्टिट्यूंसी और 20,000 की एक कॉन्स्टिट्यूंसी, हमारी जितनी कॉन्स्टिट्यूंसी थी वो 1-1 लाख की थी। तो अगर हम वो 1 लाख में भी जीत जाते
हमारे लिए कोई मसला नहीं था, वो हमारी रवायती सीट थी। लेकिन अगर हम जीत जाते तो ये एक स्टैम्प हमेशा के लिए हो जाता कि जी ये कॉन्स्टिट्यूंसी बिल्कुल ठीक है और ये लेजिटिमेट हो गई है, कानूनी तौर पे हो गई है। आप ये देखें कि जब हमने बाइकाट किया तो उसके बाद हुकूमत सिंध ने भी 53 सीटों को एक्नॉलेज किया कि हाँ ये 53 सीटें ऐसी हैं जिसके ऊपर दोबारा होना चाहिए, और हुकूमत सिंध ने इलेक्शन। रऊफ भाई ये तो देखें रऊफ भाई, ये कहने वाली बातें हैं ना, असल में एंड रिजल्ट क्या है? एंड रिजल्ट तो ये है ना कि जी मेयर जो है वो पीपल्स पार्टी का बन गया, ठीक है ना। तो पब्लिक तो इस चीज़ को देख रही होती है ना। अब इस वजह से ख़ास तौर पे उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी में जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब गम गुस्सा पाया जाता है। देखिए मेरे प्यारे भाई, ये तो पूरे सिंध में ऐसा ही हुआ है ना यार, पूरे सिंध में ऐसे ही हुआ है। बाकी जगह के ऊपर जब कुछ होता है तो वहाँ सुनवाई भी होती है। आप मुझे सिर्फ इतना सा बताइए कि गुज़िश्ता 50 बरसों से जो मरदमशुमारी होती रही और एक साइलेंट कॉन्स्पिरेसी के ज़रिए आबादी को कम दिखा के इस दफ़ा जब हमने पूरे तरीक़े से भरपूर तरीक़े से इसके ऊपर मोमेंटम की और एहतजाज किया, तो नतीजा निकला कि जो पिछली मरदमशुमारी में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को, पाकिस्तानियों को गिने ही नहीं। यानी वो उनको अगर कोई मार दे, उनको कोई ख़त्म कर दे, तो आपके पास तो डेटा ही नहीं है कि वो पाकिस्तानी थे भी नहीं थे। लिहाजा तकरीबन अगर मुझे सही याद है तो 70 के करीब और 76 लाख या 56 लाख ऐसी कुछ फिगर है, मैं ऐसा कंफ्यूज हो रहा हूँ। इतने रिकवर हुए हैं इस मरदमशुमारी में जिसे उन्होंने, और हम अभी भी हमारा एतराज़ मौजूद है कि नहीं जी 2.25 करोड़ की आबादी का शहर नहीं। सिद्दीकी साहब, मकसद अब कहने का आपका ये है कि इसी आबादी के मसले को बुनियाद बनाकर MQM जो है वो इलेक्शन में मज़ीद तवालत चाहती है क्या? नहीं, हम कह रहे हैं कल इलेक्शन करा दें। हमारी 2018 में सारी पार्टीज़ के अपसेट हो रहे थे। हमारी सीटें, मैं चलिए किसी और की मिसाल नहीं देता, पता नहीं सही है गलत है क्या नहीं है। एक कायल करने के लिए इंसान को दलील चाहिए होती है ना, खामोश करने के लिए आप हुज्जत करते रहे। मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जिससे मैं जीत रहा था, रात को 2:30 बजे तक तमाम टीवी चैनल इंक्लूडिंग आपके जो बड़े सारे चैनल थे वो 2:30 बजे रात तक चला रहे थे कि मैं MQM का कैंडिडेट, यानी मैं 70% मार्जिन से जीत रहा था। और 2:30 बजे जब ब्लैक आउट हुआ तो सुबह 7 बजे वो लोग जीत गए जो UC का 6 महीने पहले इलेक्शन हारे थे। तो ये सीटें हमसे छीनी गई ना, 8-10 सीटें हमसे छीन के तोहफ़तन, हदियतन और सदका के तौर पे PTI को दी गई थी। तो ये तो होता रहा है ना, और हमने उस पर एहतजाज भी किया, लेकिन ज़ाहिर बात है होना क्या। अच्छा रऊफ साहब, आप ये बताएं, ये इस वक्त MQM का जो है ना वो इलेक्शन के हवाले से क्या मौक़िफ़ है? MQM क्या चाह रही है? आइन के मुताबिक 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए या आबादी की वजह से इसको डिले कर देना चाहिए? देखिए मेरे 2 इसमें बातें, मैंने पहले भी एक बात कही थी कि ये जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है। इदारे शुमारियात के पास भी लैपटॉप भी मौजूद है, कंप्यूटर्स भी मौजूद है, IT डिपार्टमेंट भी मौजूद है। ये जो 4 करोड़ पूरे पाकिस्तान में या 5 करोड़ या 4.5 करोड़ के जो इजाफा हुआ है, उसके लिए डिलिमिटेशन, आप बैठे 2 हफ्ते के अंदर आप जो हल्के ऑलरेडी बने उसमें कमी और बेशी होगी ना, कहीं 1 सीट बढ़ जाएगी तो कहीं 2 सीटें कम हो जाएगी। तो ये 2 हफ्ते के अंदर हो सकता है, बहुत आराम से हो सकता है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि आप असेंबली भी मौजूद नहीं है, तो उसको किस तरीके से किया जाए। लेकिन कतई नज़र इस उलझाव में पड़ने के बगैर मैं एक बात ये कहता हूँ कि इंतखाबात आइन के ऐन मुताबिक होने चाहिए, और पार्टी के हवाले से, MQM के हवाले से, बैसिद शहरी के हवाले से, MQM के हवाले से मैं ये कहूँगा कि आप 1 हफ्ते के बाद इलेक्शन करा दें। हमारा वोट बैंक इंटैक्ट है, हम बिल्कुल तैयार है, हमारा होमवर्क ठीक हो गया। तो अच्छा सर, ये बताएं एक मिनट हरिए, हेलो एक मिनट। जी कराची, हैदराबाद, नवाबशाह, सक्कर और मीरपुर खां से हम इस दफ़ा कैंडिडेट नहीं होंगे, पंजाब से भी होंगे, बलूचिस्तान से भी होंगे, और हम कोशिश कर रहे हैं KPK से भी हम कैंडिडेट खड़े करें, जनूबी पंजाब से भी खड़े करेंगे। अच्छा सर, ये बताएं, ये एक तो ये भी कहा जाता है कि जी जब हुकूमत में आपके जो अक्सर नुमाइंदे हैं, मसलन मैं नाम लेके अगर कहना चाहूँ, वसीम अख्तर साहब हैं, फैसल सब्ज़वारी साहब हैं, उसके अलावा यामीन साहब थे,
अच्छा, उसके अलावा जो रहनुमाओं में अगर मैं बात करूं, मुस्तफ़ा कमाल साहब, ये सिर्फ या बयानात की हद तक जो है ना वो तो काफ़ी एक्टिव होते हैं, लेकिन पब्लिक में जो है ना बहुत कम इनको देखा गया। ख़ास तौर पर पिछले अगर मैं 2-3 साल की बात करूं तो एमक्यूएम के रहनुमा बशमूल जो एमक्यूएम की हुकूमत में शामिल रहनुमा हैं, तो ये पब्लिक में अब तक क्यों नहीं जाते? मतलब क्यों इस पब्लिक से इतनी दूरी क्यों है? आप क्या आप क्या सुनना चाहते हैं? कोई सुने ना सुने, तू सुने मगर मुझको, बराए नाम सही बोलने तो दे मुझको। ये जो वज़रा रहे या मेयर साहब रहे, ये सवाल आप उन्हीं से कहिए। मैं उनके ब्याह पे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं हूँ, जवाब भी देने के लिए तैयार नहीं हूँ। वो खुद दे जवाब इसका। ठीक है। अच्छा, ये बताएं सर, ये आइंदा जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें एमक्यूएम जो है वो क्या क्या मंशूर लेके जाएगी पब्लिक में? हमारा मंशूर तो बड़ा वाज़ेह है। 98% गरीब मुतवसत तबके की नुमाइंदगी होनी चाहिए। किसान की नुमाइंदगी किसान करे, जागीरदार ना करे। मज़दूर की नुमाइंदगी मज़दूर करे, पढ़ा लिखा। किसान भी पढ़ा लिखा। मज़दूर की नुमाइंदगी सरमाएदार ना करे, इंडस्ट्रियलिस्ट ना करे, बल्कि मज़दूरी करे, पढ़ा लिखा। मिडिल क्लास की क़यादत आनी चाहिए। हमारा यही मंशूर है और हमने इसको कई दफ़ा साबित किया है कि कराची, हैदराबाद, नवाब शाह सक्कर में जितनी दफ़ा भी कोई तरक्याती काम हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हुए हैं, वो एमक्यूएम ही ने किए हैं। बाकी जगह तो ज़ाहिर सी बात है, एक साल बजट के साथ गुजारेंगे, छोटे मोटे काम तो आ ही जाते हैं। हमारे फ़ारूक सत्तार या मुस्तफ़ा कमाल के दौर में ये सारे काम हुए। ऑफ कोर्स पूरी एमक्यूएम उसके अंदर शामिल थी, उसके पूरे कारकुनान, ज़िम्मेदारान सब शामिल थे, रात दिन काम करते थे। तो ये शहर दुनिया के 2 दूसरे बड़े ममालिक में था। आज गंदगी में ये इथियोपिया से भी ज़्यादा मुश्किल तरीन हालात में है कि अब ये रहने के काबिल भी नहीं बताया जा रहा। आप मुझे बताइए, मुझे शहबाज शरीफ साहब ने एक दफ़ा कहा था, जब वज़ीर आला थे तो मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि मुझे कराची को देख के बड़ा अफसोस होता है। मैंने कहा देखिए शहबाज शरीफ साहब, आपको अफसोस होता है, आप अंदाज़ा लगाइए कि हम कैसे यहाँ पे रह रहे होते हैं। और शहबाज शरीफ तो एक बड़े डायनेमिक और बड़े मेहनती वज़ीर आज़म है। मैं उनको पसंद भी करता हूँ शहबाज शरीफ साहब को, कि वो डूअर है, रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सनैलिटी है उनकी। अच्छा, रऊफ तो सिद्दीकी साहब, ये बताएं आइंदा जो इलेक्शन आ रहे हैं उसमें आप एमक्यूएम पाकिस्तान को कराची में कितने फ़ीसद नशिस्तें जीतता हुआ देख रहे हैं, और सिंध में, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, सखर वगैरह, यहाँ से जो है वो कितनी नशिस्तें जीतेगी? मतलब आम तौर पे देखा गया है कि 25+ सीटें जो है वो एमक्यूएम के पास होती हैं। तो इस मरतबा जो है वो आपको लगता है कि 25 सीट्स जो है वो एमक्यूएम जीत सकेगी? ये आप सूबाई की गिनती बता रहे हैं या दोनों की बात कर रहा हूँ जनरली, मतलब मैंने तो जनरल बात की है जी। अरे भाई, दोनों मिला के तो 25 कुछ भी नहीं है यार। हमारी तो सूबाई 54 सीटें हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम कोई बैठा नहीं और कोई सिस्टम बैठा नहीं, तो 17 सीटें हमारी यहाँ की, 2 और इंक्लूडिंग हैदराबाद के बाद। ये तो वो, मैं तो फिगर भी नहीं देना चाहता यार। मैं कोई ज्योतिषी तो नहीं हूँ कि कल क्या होगा, लेकिन मैं ग्राउंड रियलिटी में ये बता रहा हूँ कि हमारी तमाम रवायती सीटें तो हमें ज़रूर मिलेगी, जो आवाम का मूड है, जो आवाम देख रही है। क्योंकि ज़ाहिर बात है, हम उनके दरमियान रहते हैं, उनके मसाइल हल करते हैं, उनके छोटे छोटे मसाइल से लेकर बड़े से बड़े मसाइल के लिए हम मौजूद होते हैं। और हम जब इख्तियार में होते हैं, जो काम हम नहीं कर सकते उनको बता देते हैं कि भाई ये हमारे इख्तियार में नहीं है। रऊफ सिद्दीकी साहब, बेस्ट ऑफ लक फॉर द इलेक्शंस। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आपकी आरा का जो इंतज़ार रहेगा। अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।